आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला टॉपिक है। कल हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिए। मेटल्स होते हैं, शाइनिंग होते हैं, कठोर होते हैं और बहुत सारे चीज़ देखी कल हमने इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो आज हमने देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। मेटल्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। इसका पहला है मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ अगर जी वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड करता है। कोई भी मेटल हो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा। ये देखिए आपके दिया है मेटल प्लस ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में है आपका मेटल और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में मेरा क्या दिया? मेटल ऑक्साइड। दैट मींस कि मेटल्स और ऑक्सीजन को एक दूसरे में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल में है Cu कॉपर, ऑक्सीजन के साथ O2 एयर के साथ रिएक्शन किया, क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर देखिए मेटल ऑक्साइड, तो मेटल बना तो Cu मेटल हो गया और ऑक्साइड ना दिया O2 के साथ, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। यही चीज बताना चाहते हैं, कोई भी मेटल्स हो और अगर एयर के साथ रिएक्शन करे तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट आपको पता हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया क्या है रिएक्टेंट क्या होता है। जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो दोनों पार्टिसिपेट करके एक न्यू चीज को जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल भी है आपका एल्युमिनियम प्लस O2। एल्युमिनियम आपका मेटल है और O2 ऑक्सीजन है। ये अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देंगे Al2O3। आपको हम बैलेंस इक्वेशन करने के लिए बता चुके हैं, तो ये भी आपका काम है कि जितना भी हम रिएक्शन लिखे हैं उसे आप बैलेंस जरूर करते जाए। हमने बैलेंस नहीं किया है, आपके लिए छोड़ दिया है, आपको इसे बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं Cu प्लस O2 एरो Cu दिया है, मतलब इधर अगर ये रिएक्टेंट और बैलेंस इक्वेशन बता दिया गया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपका रिएक्टेंट में भी इक्वल होना चाहिए और इधर प्रोडक्ट में भी इक्वल होना चाहिए। कॉपर यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट में कॉपर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा कितना है? 1 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया कॉपर 2, कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कॉपर 1 है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये भी काम है कि जितना भी इक्वेशन लिखे हैं उससे आपको बैलेंस करते हुए चलना है, अगला आप तो बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बताया गया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है, ये याद रखना है। कोई भी मेटल्स अगर ये ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है। बच्चों एक चीज और ध्यान देना है कि जो मेटल होता है, मेटल जो होता है वह डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ, तो डिफरेंट मेटल्स अगर से डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्शन करते हैं तो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो पोटेशियम हो या आपका सोडियम, ये जो होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट टू वेपरसली दैट दे कैच फायर। यहाँ पे है कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। If kept in open place, यदि हम इसे अगर ओपन प्लेस में छोड़ दें, ओपन प्लेस में रख दें, दैट मींस केरोसिन और सोडियम और पोटेशियम को हम लोग ओपन प्लेस में रख दें, क्या होगा? सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। ठीक है, यहाँ पे है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। अगर हम सोडियम और पोटेशियम को ओपन प्लेस पर रखते हैं तो वह बहुत जल्दी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वह आग पकड़ सकता है।
आग लग सकता है, हानिकारक पहुंचा सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सोडियम या पोटेशियम को जो है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्लास 10 में बहुत बार आ चुका है। पहले ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका यही कारण है, सोडियम और पोटेशियम जो है आपको ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से विक्रिया कर लेते हैं। अगर ओपन प्लेस में खुले जगह पे अगर से ऑक्सीजन के साथ इसे छोड़ दिया जाए, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से विक्रिया करके आग पकड़ सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, देखिए मेटल प्लस वाटर, अगर मेटल और वाटर का हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा या मेटल हाइड्रोक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे कब मेटल ऑक्साइड देगा, कब मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट वहां पे रहेगा, मोर रिएक्टिव आपका ये मेटल्स रहेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। लेस रिएक्टिव रहेगा तो वह देगा मेरा मेटल ऑक्साइड और प्लस पे हाइड्रोजन। देखिए मेटल पे हमने ले लिया Na सोडियम, इसके रिएक्शन करा दिया और वाटर H2O के साथ क्या देता है NaOH, मेटल ऑक्साइड दे दिया प्लस H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। ये जो था मेटल ऑक्साइड यहाँ पे दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड दिया। किसे हाइड्रोक्साइड दिया, देखिए Na जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जस्ट बताया गया कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। इसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ विक्रिया कराते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड है मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। तो यहाँ पे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये याद रखना है कि कोई भी मेटल अगर आपको वाटर के साथ विक्रिया करता है तो वह मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड हमें देता है और प्लस में H2O हाइड्रोजन देता है, H2 हाइड्रोजन देता है। यहाँ पे है देखिए कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम को हम लोग हाइड्रोजन के साथ विक्रिया कराएं, क्या मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी कि ये जो हो गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन का है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, ये भी हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। तो फर्स्ट में बताया कि कोई भी मेटल अगर से एयर के साथ दैट मींस ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, हमें क्या देगा मेटल ऑक्साइड देगा। सेकेंड देखा कि मेटल अगर से वाटर के साथ विक्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड देगा यहाँ पे और प्लस में हाइड्रोजन भी देगा। ठीक है। थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर रिएक्शन जो है मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देगा उसको ध्यान देना है। तो मेटल को अगर से हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं वो भी हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड बता चुके हैं, शायद नहीं बताया है, अगले सप्ताह में वही पढ़ेंगे। डाइल्यूट एसिड में बताए थे, डाइल्यूट एसिड होता क्या है जिसमें एसिड की मात्रा कम हो। डाइल्यूट एसिड में जो है उसमें एसिड की मात्रा जो है वो कम होता है और वाटर की मात्रा अधिक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड की मात्रा अधिक रहता है और वाटर की मात्रा कम रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो हमेशा हम लोग जो है मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ ही कराते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ कराते हैं तो वह ज्यादा रिएक्टिव होता है और वह हमारे लिए खतरनाक होता है, ज्वलनशील भी हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है हमेशा अगर जो मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं अगर जो एसिड के साथ तो हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ ही कराते हैं। तो यह देखिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो वह देगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन, क्या देगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखिए मेटल में आ गया एसिड फेरिक या फिर इसे हम लोग आयरन बोल सकते हैं, आयरन प्लस HCl, डाइल्यूट एसिड है मेरा HCl। और ये जब अभिक्रिया करते हैं रिएक्शन करते हैं हमें क्या देंगे सॉल्ट देगा, FeCl फेरिक क्लोराइड दिया, आयरन क्लोराइड दे दिया, ये मेरा क्या हो गया ये है मेरा सॉल्ट, ये हो गया मेरा सॉल्ट और ये फिर क्या है हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी मेटल्स अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ उसे रिएक्शन कराते हैं तो वह हमें देगा क्या से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमें देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये प्रॉपर्टीज याद करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि
मेटल अगर जे एयर के साथ उसका रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड देगा। सेकेंड देखा कि मेटल अगर जे हाइड्रोजन वाटर के साथ अगर जे विक्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा। थर्ड देखा कि मेटल अगर जे एसिड के साथ विक्रिया करता है तो क्या होगा, मेटल अगर जे एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ विक्रिया करता है तो हमेशा हमें देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अदर यहाँ पे है कि मेटल्स रिएक्शन किसके साथ करे, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अदर मेटल्स के साथ वो अगर रिएक्शन करता है तो क्या होगा, ध्यान देना है। यहाँ पे है कि मेटल ए, एक मेटल हमने लिया और उसे सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन करा दिया। सॉल्ट सॉल्यूशन तो वहां पर हमको सॉल्ट मिला, विक्रिया करने के बाद जो होता है सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ उसे हम रिएक्शन करा देते हैं तो हमें देगा क्या चीज, सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमने मेटल ए को सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ विक्रिया कराया, रिएक्शन कराया तो दिया क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ए, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन बी को जो है वो हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको अलग कर देता है। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है वो मेरा कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको हम फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए वही काम कर रहा है कि मेटल ए जो है सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ उसे हम अगर से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए आ जाता है, या बी को सॉल्ट सॉल्यूशन बी को हटा दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसे अकेला भर देता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, F आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब अगर जैसे Fe को हम लोग ये CuSO4 हुआ ना मेरा सॉल्ट, तो ये अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसे किए तो क्या किया, यहाँ पे जो था कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन बी उसको हटा दिया और FeS के साथ बना रख दिया, अपने साथ हो गया FeSO4 प्लस Cu, डिस्प्लेस कर दिया। इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे मैं बताया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर कौन जो है किसको डिस्प्लेस करेगा, उसी को आज समझने के लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, कौन एलिमेंट जो है किसको डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, उस चीज को समझने के लिए हम लोग आज रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है बच्चों, उसमें ये चीज है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंजिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसमें है कि एक ऐसा लिस्ट है जो मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी अभिक्रियाशील जो है उसे घटते हुए क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें है क्या चीज बच्चों, तो इसमें है रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो है घटते हुए आता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो यहाँ पे सबसे जो है ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल्स की बात करें तो वह होता है पोटेशियम। सबसे पहले है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर Cu, फिर मरकरी, फिर है क्या चीज, सिल्वर, फिर है गोल्ड। ये जो है आपका यहाँ से ऊपर से नीचे चलेंगे, वह ऊपर वाला ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और इधर है लेस रिएक्टिव। यानी कि ये जो है सबसे ज्यादा, उससे कम हुआ सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम जो है इन सारे को डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम जो है इन सारों को डिस्प्लेस कर सकता है, उनका जगह ले सकता है। पोटेशियम का कोई जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि पोटेशियम से कोई रिएक्टिव एलिमेंट ये नहीं है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है अपने से नीचे वाले सब को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन पोटेशियम को भी डिस्प्लेस हुआ नहीं करता है। वही चीज अगर हम यहाँ पे जिंक को देखें तो जिंक जो है अपने से नीचे वाले सभी को, आयरन हो गया, सीसा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सभी को डिस्प्लेस कर देगा और ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये जिंक को जो है ये ऊपर वाले डिस्प्लेस करेंगे और जिंक के नीचे वाले जो है जिंक डिस्प्लेस नहीं करेगा। यही चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कौन जो है किसे डिस्प्लेस करेगा, कौन किसे डिस्प्लेस नहीं करेगा। एक बार फिर से समझिए कि अगर
पोटेशियम जो है वो सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ये सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स में आता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। यही हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट बहुत ज्यादा ये तेजी से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इनको सबसे ऊपर में रखा गया है। ऊपर वाला जितना भी है मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे जो है लेस्ट रिएक्टिव। अगर हम बात करें कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो है नीचे वाले जो मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सभी को यह रिएक्ट करके क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा ना। और ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले को यह डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये इन सभी का अपेक्षा लेस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स है, और ये सब क्या है, मोर रिएक्टिव है, इनसे कहीं ज्यादा रिएक्शन इन लोग तेजी से करते हैं, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है या रिएक्टिव धातु है वह है पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में यही पढ़े। फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या क्या पढ़े। आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहला पढ़े, फर्स्ट पॉइंट पढ़े हैं मेटल रिएक्शन विद एयर। अगर ऑक्सीजन के साथ वह रिएक्शन करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। ओके, सेकंड पढ़े मेटल रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वह हमें देगा मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, या तो मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या जी हाइड्रोजन देगा। थर्ड पढ़े कि अगर मेटल्स अगर जो हमारे एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ करता है तो वह सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। फोर्थ पढ़े कि अगर मेटल्स A जो है सॉल्ट सॉल्यूशन B के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वह क्या देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस अंत में कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशन B को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ये चार हम लोग जो है आज पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, चाहे इससे जो आगे टॉपिक होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में लगा होगा, और आप इसे लिख करके, और होमवर्क में आपको दिया गया है कि जितना भी ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ है उसको आप आइलेट्स इक्वेशन करके समझें। ठीक है, थैंक यू।